नमस्ते और स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो असल में यूपी की सरकारी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए नोट्स हैं, तो इनमें तथ्य तो बहुत हैं। पर हम सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे। यहाँ बिल्कुल नहीं। आज हमारा मिशन इन आंकड़ों और तथ्यों के पीछे की कहानी को समझना है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये अपने आप में एक देश जैसा है। आबादी के हिसाब से तो है ही, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन जाए अगर अलग हो तो। एग्जैक्टली। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये देश के अंदर का देश कैसे सोचता है, कैसे काम करता है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। बढ़िया, तो चलिए इन नोट्स में गोता लगाते रहें और देखते हैं कि क्या काम की बातें हैं। सबसे पहली और दिलचस्प बात जो मुझे दिखी वो है राज्य का नाम। ये हमेशा से उत्तर प्रदेश नहीं था। इसका नाम कई बार बदला है, जैसे कोई अपनी पहचान ढूंढ रहा हो। सही पकड़ा। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, मतलब ये उस दौर की राजनीति और प्रशासन को दिखाता है। अच्छा। हाँ, 1836 में जब अंग्रेजों का दबदबा बढ़ रहा था तो उन्होंने इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहा। ये नाम पूरी तरह से कलकत्ता के नजरिए से रखा गया था। मतलब जो उनके लिए नॉर्थ वेस्ट था वो इसका नाम बन गया। बिल्कुल। फिर 1877 में इसमें अवध का इलाका भी जुड़ गया, तो नाम हो गया संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। काफी लंबा नाम है। हाँ, तो 1937 में इसे छोटा करके सिर्फ संयुक्त प्रांत कर दिया गया और ये नाम आजादी के बाद तक चला। और फिर आखिरकार 24 जनवरी 1950 को इसे अपना आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। और वो तारीख बहुत जरूरी हो गई बाद में। हाँ बिल्कुल। इसी ऐतिहासिक दिन की वजह से 2018 में सरकार ने तय किया कि हर साल इसी दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। तो एक पुराना प्रशासनिक फैसला आज राज्य की पहचान का दिन बन गया है। पहचान की बात चल ही रही है तो राज्य के प्रतीकों पर आते हैं। राजकीय चिन्ह जो हर सरकारी दस्तावेज पर दिखता है, वो गोल वाला। हाँ, उसे 1938 में अपनाया गया था। एक गोल घेरे में एक तीर धनुष और 2 मछलियां। ये सिर्फ एक डिजाइन है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? इसका मतलब बहुत गहरा है और ये उत्तर प्रदेश की आत्मा को दिखाता है। हमारे नोट्स बताते हैं कि 2 मछलियां अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है, जो नवाबी दौर की विरासत है। अच्छा। और तीर धनुष को सीधे भगवान श्री राम और हिंदू संस्कृति से जोड़ा जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब राज्य का सबसे बड़ा प्रतीक ही गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। अक्सर यूपी की राजनीति को धर्म के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन राज्य का ऑफिशियल सिंबल ही वो तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। हाँ, और बाकी प्रतीक भी दिलचस्प है। राजकीय पशु है बारहसिंघा, जो दलदली मैदानों का राजा है। राजकीय पक्षी है सारस, जो अपने जोड़े के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है। और राजकीय फूल है पलाश या टेसू, जिसे जंगल की आग भी कहते हैं। जब ये खिलता है तो पूरा जंगल केसरिया हो जाता है। भाषाओं का क्या, हिंदी तो जाहिर है, पर उर्दू का भी यहाँ एक बड़ा इतिहास रहा है। हाँ, और इसमें एक राजनीतिक कहानी छिपे है। हिंदी को तो आजादी के साल 1947 में ही पहली राजभाषा का दर्जा मिल गया था, लेकिन उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिलने में मतलब 42 साल लग गए। ये 1989 में हुआ। 42 साल? जी, ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि पहचान और राजनीति का भी एक अहम हिस्सा है। सही बात है। तो ये विशाल राज्य जिसकी अपनी एक जटिल पहचान है, इसे चलाया कैसे जाता है? इसका प्रशासनिक ढांचा कैसा है? मुझे नोट्स में दिख रहा है कि 9 नवंबर 2000 को इसका बंटवारा भी हुआ था। हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला था। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा और पहाड़ी इलाकों का प्रशासन इतना मुश्किल था कि इसके 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके एक नया राज्य उत्तराखंड बना दिया गया। बिल्कुल, लेकिन बंटवारे के बाद भी जो यूपी बचा है वो आज भी विशाल है। 18 मंडल, 75 जिले। और दिल्ली से इसकी नजदीकी का भी एक बड़ा असर है। एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। हाँ, इसमें यूपी के 8 जिले आते हैं। अब सारे नाम गिनाने के बजाय ये समझना ज्यादा दिलचस्प है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि शामली या मेरठ जैसे शहर अब सिर्फ यूपी का हिस्सा नहीं है, वे दिल्ली के आर्थिक इंजन से सीधे जुड़ गए हैं। उनकी अर्थव्यवस्था, रियल एस्टेट और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी भी। हाँ, वो सब दिल्ली से तय होती है। इससे विकास तो तेज होता है, लेकिन साथ ही जमीन की कीमतें, आबादी का दबाव और यहाँ तक कि क्राइम पैटर्न भी बदल जाता है। मतलब ये शहर एक तरह से 2 दुनिया में जी रहे हैं, कह सकते हैं। और राजनीतिक रूप से तो यूपी का कोई मुकाबला ही नहीं है। 80 लोकसभा सीटें, मतलब ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझना मुश्किल है। इसे ऐसे समझिए, राष्ट्रीय राजनीति की शतरंज में यूपी अकेला ही वजीर है। क्वीन? हाँ। अच्छा। इसके बिना खेल जीतना लगभग नामुमकिन है। प्रधानमंत्री कोई भी बने, रास्ता लखनऊ से होकर ही जाता है।
इसीलिए हर पार्टी अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक देती है। और विधानसभा में 403 सीट हैं, जो भारत में किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा हैं। एक मिनट, मुझे यहाँ नोट्स में कुछ ऐसा दिखा जो बड़ा अजीब है। अमेठी का हेडक्वार्टर अमेठी में नहीं, गौरीगंज में है। हाँ, संत कबीर नगर का खलीलाबाद में और सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में। ऐसा क्यों होता है? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। ये अक्सर ऐतिहासिक या प्रशासनिक वजहों से होता है। हो सकता है जब जिला बना हो तो उस वक्त गौरीगंज या रॉबर्ट्सगंज में प्रशासनिक ढांचा बेहतर रहा हो, या शायद राजनीतिक फैसले भी होते होंगे। हाँ, कभी कभी वो भी होते हैं ताकि किसी छोटे शहर को ज्यादा महत्व दिया जा सके। लेकिन हाँ, ये उन लोगों के लिए सिरदर्द बन जाता है जिन्हें सरकारी काम के लिए जाना पड़ता है। तो चलिए अब राजनीति और प्रशासन से ज़ूम आउट करके जमीन पर आते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश का भूगोल कैसा है? क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इसकी भौगोलिक बनावट में जबरदस्त विविधता है। अगर हम इसके चारों कोनों को देखें तो हर कोना एक अलग कहानी कहता है। सबसे उत्तर में है सहारनपुर, जो अपनी लकड़ी की नक्काशी के लिए मशहूर है। बिल्कुल, और 3 राज्यों से घिरा है। और सबसे दक्षिण में है सोनभद्र। इसके बारे में कमाल का तथ्य है। हाँ, और ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं है। सोचिए, सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 अलग-अलग राज्यों को छूता है। 4 राज्य? कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये एक ऐसा जंक्शन है जहां 4 राज्यों की संस्कृति, भाषा और अर्थव्यवस्था मिलती है। ये तो इसे व्यापार और संसाधनों का केंद्र बनाता है, लेकिन साथ ही ये इसे अंतर्राज्यीय अपराध और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों के लिए संवेदनशील भी बनाता है। ये सिर्फ एक जिला नहीं, एक रणनीतिक चौराहा है। और पूर्व पश्चिम? सबसे पूर्वी जिला है बलिया, जिसे बागी बलिया भी कहते हैं। हाँ, सुना है। यहीं से जमुना नदी यूपी से निकलकर बिहार में जाती है। और सबसे पश्चिमी जिला है शामली, जो हाल के सालों में बना है और एनसीआर का हिस्सा है। तो एक तरफ गंगा का शांत बहाव है, दूसरी तरफ एनसीआर की तेज रफ्तार जिंदगी। बिल्कुल। और इन सब के बीच से बहती हैं नदियां, जो इस प्रदेश की जीवन रेखाएं हैं। गंगा और यमुना तो हैं ही, लेकिन गोमती नदी के बारे में एक अनोखी बात है। क्या? ज्यादातर बड़ी नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, लेकिन गोमती, जिसके किनारे राजधानी लखनऊ बसी है, वो पीलीभीत के मैदानी इलाके की एक झील, फुलर झील से निकलती है। अरे, मतलब पहाड़ से नहीं? नहीं, ये दिखाता है कि इस जमीन में पानी का स्तर कितना अच्छा है। ये नदियां और नहरें सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं। सही कहा, और यहीं से हम सीधे अर्थव्यवस्था पर आ सकते हैं। इन्हीं नदियों और नहरों की वजह से उत्तर प्रदेश कृषि का एक पावर हाउस बन पाया है। आंकड़े तो यही बताते हैं, गेहूं, गन्ना, आलू, इन सब में देश में नंबर 1। हाँ, लेकिन अब कहानी सिर्फ गेहूं और गन्ने तक सीमित नहीं है। अब कहानी है ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग मतलब? सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना इसी पर काम कर रही है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये असल में हर जिले की पहचान को एक ब्रांड बनाने की कोशिश है। इसका कोई उदाहरण? सोचिए, पहले भदोही का कालीन बनाने वाला कारीगर सिर्फ एक लोकल सप्लायर था। अब जीआई टैग और ओडीओपी के जरिए उसे दुनिया के नक्शे पर एक पहचान मिल रही है। प्रतापगढ़ का आंवला, लखनऊ का मलिहाबादी आम या कन्नौज का इत्र, ये अब सिर्फ उत्पाद नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर से बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और उद्योगों का क्या? अलीगढ़ के ताले और मुरादाबाद का पीतल का काम तो मशहूर है ही। हाँ, मुरादाबाद को तो पीतल नगरी ही कहते हैं। गोरखपुर का टेराकोटा, जिसे जीआई टैग मिला है। हाँ, वो मिट्टी की कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गया है। और खनिज के मामले में राज्य भले ही बहुत अमीर न हो, लेकिन जो हैं वो बहुत कीमती हैं। ललितपुर में यूरेनियम के भंडार हैं। और सोनभद्र, जिसे हमने भूगोल में एक जंक्शन कहा था, वो अर्थव्यवस्था में प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। बिल्कुल, वहाँ कोयले के बड़े भंडार हैं। और हाँ, बुलंदशहर के नरोरा में देश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये एक सिंगल पॉइंट है जो पूरे उत्तर भारत की बिजली ग्रिड के लिए बेहद जरूरी है। सही कहा। तो हमने देखा कि यूपी कैसे अपने आप को चलाता है, कैसे कमाता है। लेकिन यूपी सिर्फ राजनीति और अर्थव्यवस्था नहीं है। इसकी असली दौलत तो इसकी कला और संस्कृति में है। बिल्कुल। राज्य का इकलौता शास्त्रीय नृत्य है कत्थक। इसके 2 बड़े घराने हैं, लखनऊ और बनारस। एक में नजाकत है, दूसरे में तैयारी। और लोकगीतों में तो इतनी वैरायटी है कि पूछिए मत। मिर्जापुर में सावन के महीने में जब कजरी गाई जाती है तो उसमें बारिश का रोमांस और विरह का दर्द दोनों होता है। हाँ,
और पूर्वांचल का बिरहा आम आदमी के सुख दुख का गीत है। और बुंदेलखंड में जब आल्हा गाया जाता है तो वहां की वीर गाथाएं सुनकर जोश भर जाता है। हर इलाके का अपना संगीत, अपनी कहानी है। सही। और मेले, प्रयागराज का कुंभ मेला तो खैर दुनिया की सबसे बड़ी मानव सभा है। उसे तो अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, ऐसा कहते हैं। हाँ। और आगरा का सुलह एक कुल उत्सव, इसे मुगल बादशाह अकबर ने शुरू किया था और ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक शानदार प्रतीक है। और एक मजेदार तथ्य ये है कि सबसे ज्यादा मेले करीब 86 मथुरा में लगते हैं। हाँ, मथुरा में। ये दिखाता है कि ब्रिज की भूमि आज भी कृष्ण की भक्ति में कितनी डूबी हुई है। अब कुछ जरूरी आंकड़ों पर आते हैं जो 2011 की जनगणना के हैं। ये थोड़े पुराने हैं लेकिन परीक्षाओं के लिए और राज्य को समझने के लिए आज भी अहम हैं। बिल्कुल। उस वक्त आबादी थी लगभग 20 करोड़, आज तो ये 24-25 करोड़ के पार होगी। हाँ, मतलब ब्राजील या पाकिस्तान से भी ज्यादा। और कुछ आंकड़े सामाजिक तस्वीर दिखाते हैं, जिससे लिंगानुपात 912 था, यानी हर 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। ये एक सामाजिक चुनौती है जिससे राज्य आज भी जूझ रहा है। और साक्षरता दर 67.7% थी, जो राष्ट्रीय औसत से कम थी। ये आंकड़े दिखाते हैं कि इतनी बड़ी आबादी को शिक्षित करना और सामाजिक संतुलन बनाना कितनी बड़ी चुनौती है। एक और जरूरी आंकड़ा अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़ा है। सबसे ज्यादा एससी आबादी सीतापुर जिले में है और सबसे ज्यादा एसटी आबादी सोनभद्र में। हाँ, और ये फिर सोनभद्र के महत्व को दिखाता है। मतलब जहाँ खनिज हैं, जंगल हैं, 4 राज्यों की सीमा है, वहीं प्रदेश की सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी भी रहती है। ये उस इलाके को और भी जटिल बना देता है। बिल्कुल। आखिर में थोड़ी बात वन्य जीवों की करते